तो ध्यान देना बच्चे लोग, लास्ट सेशन में हम लोग क्या कवर किए थे। लास्ट सेशन में हम लोग कवर किए थे जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, यानी जो इसके बारे में हम लोग स्टडी किए थे पूरा। ठीक है, यानी हम लोग बेसिक नेचर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। किसका? तो ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स का। ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स का हम लोग बेसिक नेचर कैसा होता है हम लोग जान चुके हैं, कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए थे, थर्मोस्टेबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, और क्या होगा, हम लोग डायपोल बॉन्ड के बारे में स्टडी कर चुके हैं इनका। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 से, यानी 6 नंबर में जो मेंशन किया हुआ है। 6 में पहला जो मेंशन किया प्रॉपर्टी क्या है? रिड्यूसिंग पावर। किसका? हाइड्राइड्स का। ठीक है, तो ध्यान देना, जब बात करते हैं रिड्यूसिंग पावर का, तो रिड्यूसिंग पावर का जब हम लोग बात करेंगे किस पर डिपेंड करेगा, तो ध्यान देना पावर का। यार यहाँ पे चूंकि सारा का सारा क्या है, हाइड्राइड्स है। ठीक है, जब बात करें हाइड्राइड्स का तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें H, यानी यहाँ पे H का बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका देखोगे, इसका अपना एक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, इसका अपना एक क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। तो जितना इजिली बॉन्ड टूटेगा ना, जितना इजिली बॉन्ड टूटेगा उतना ही क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो एटम है इसको रिलीज करना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, जितना इजिली बॉन्ड टूटेगा उतना ही क्या होगा, इसका रिलीज आसान होगा, और जितना रिलीज आसान होगा उतना ही क्या होगा, एटम क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं, रिमूवल ऑफ एच, रिमूवल ऑफ एच क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ एच क्या होगा, उसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो सिंपली जो रिड्यूसिंग पावर है इसको हम लिंक कर सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, किसका? तो ए एच, यानी एच का बॉन्ड जो है उसका स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ध्यान दें, और हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ पे जब बात करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज। रेडियस मतलब साइज। ठीक है, जितना साइज छोटा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, और जितना साइज लार्जर होगा उतना ही बॉन्ड क्या होगा, वीकर होगा। तो अगर हम बात करेंगे रिड्यूसिंग पावर का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा साइज, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना आपका एलिमेंट साइज बड़ा होगा, एलिमेंट साइज यानी ए का, किस एलिमेंट का बात कर रहे हैं, सेंट्रल एलिमेंट है हम ए, जिससे आपका एच जुड़ा हुआ है, जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका साइज लार्ज होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि उसका बॉन्ड क्या उतना ही वीक होगा, उतना ही उसका बॉन्ड उतना वीक होने वाला है। ठीक है, इस पैरामीटर को देखोगे आप तो ध्यान देना, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या अपने पास है, एक है NH3, फिर क्या है PS3 है, फिर क्या है SH3 है, फिर क्या है SbH3 है, और फिर क्या है BH3 है। इन समय ध्यान देना, आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन से जब मूव कर रहा है बिस्मथ तक में तो साइज क्या लार्ज हो रहा है। अगर साइज अगर लार्ज होगा तो उसका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करना आसान होगा, तो इसका मतलब उसका रेडिएशन पावर क्या होगा, इजी होगा। तो रेडिएशन पावर का ऑर्डर ऐसे चलेगा। ठीक है, तो आप रेडिएशन पावर प्रॉपर्टी को समझ में आप लोग को आ चुका होगा। ठीक, अगला पॉइंट है, तो हम लोग रेडिएशन पावर में समझ में आ गया हम लोग को, तो ये पार्ट हम लोग समझ चुके हैं। अगला पॉइंट है पॉइजनस नेचर। तो पॉइजनस नेचर को आप सिंपली कैसे सोच सकते हो ना, इसको सिंपली आप ऐसे सोच सकते हो कि जिसका बॉन्ड टूटेगा मतलब उसका बॉन्ड अनस्टेबल है, यानी क्या होगा, कोई भी कंपाउंड, देखो पॉइजनस का मतलब क्या होता है कि जो अनस्टेबल होता है, जो अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल कौन होगा, जिसका बॉन्ड इजीली टूटेगा। तो सबसे तो पॉइजनस भी कौन होगा, जिसका बॉन्ड इजीली टूटेगा। इसमें जो बिस्मथ है उसका बॉन्ड इजीली टूटेगा तो ज्यादा पॉइजनस होगा। तो पॉइजनस का मतलब सिंपली सोचोगे अनस्टेबल, जिसका बॉन्ड इजीली ब्रेक करे, तो सेम ऑर्डर फॉलो करेगा, सेम ऑर्डर फॉलो करेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ ना, कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, इसको छोड़ देना अभी। मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर रॉन्ग दिया हुआ है, ये ऑर्डर रॉन्ग है, ये ऑर्डर उल्टा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ठीक है, इसको अभी आप छोड़ दोगे। ठीक है, कि कोवलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, अच्छा बॉन्ड, जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कोवलेंट होगा। तो आपको पता है कि नीचे यहाँ से क्या होता है, बॉन्ड वीक होते जाता है, तो उतना सा कोवलेंट कैरेक्टर क्या होना, कम होना चाहिए था। ये ऑर्डर इनवर्स होना चाहिए था, ऑर्डर इनवर्स होना चाहिए था। ठीक है, तो कोवलेंट कैरेक्टर से मैं बोल रहा हूँ कि इसको यहाँ से मत, इसको मत याद करना, इसको
इसको इसको हटा देना है यहाँ से, ठीक है। इसको हटा के सोचना आपको, कितना याद रहेगा आप लोग को, ठीक। ये वो 6 नंबर का हम लोग समझ में आ गया हम लोग को। नेक्स्ट मूव करते हैं चलो हम लोग 7 नंबर पे, ठीक है। तो 7 में ध्यान देना, बात किया जाए स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ट्राइहैलाइड्स में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो आपके पास क्या है, NF3 है, NCl3 और NBr3 है। ध्यान देना, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करोगे तो क्योंकि नाइट्रोजन का अबाउट क्या है, तो नाइट्रोजन का अबाउट क्या है यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा, तो F है, F है, F है। अगर बात करते हैं लोग क्लोरीन का, तो इनका अबाउट क्लोरीन होगा, ठीक है। अगर ब्रोमीन हो तो ब्रोमीन का बात हम कर सकते हैं। जैसे आप फ्लोरीन से ब्रोमीन तक मूव करते हो ना, तो क्या होता है, आपका साइज लार्ज हो जाता है, साइज इंक्रीज करता है, तो फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, फ्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होगा, तो बड़ा हो तो क्या होगा, इसका स्टेरिक कोलिजन होना स्टार्ट होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपस में क्या होगा, इसका साइज टकराना स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्टेरिक क्राउडिंग बोलते हैं इसको, क्राउडिंग होना है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो भीड़ है, भीड़ बढ़ना स्टार्ट कर गया, ब्रोमीन का साइज और लार्ज होता है, और ज्यादा ये टकराएगा आपस में, तो जितना साइज बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी इसको बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा चलो, इंक्रीज करेगा। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा अल्टीमेटली, तो अल्टीमेटली ये होगा बच्चों लोग, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा इसका मतलब क्या है, आपका सिस्टम क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, तो आपका जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। और ऐसा होता है कि इन सबको जो डेल्टा एच फॉर्मेशन होता है ना, इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन जो होगा वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलने का मतलब, जब NCl3 और NBr3 फॉर्म कर रहा होगा तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी इवॉल्व नहीं करेगा, एनर्जी आपको देना पड़ेगा। NF3 होता है का डेल्टा एच फॉर्मेशन होता है, इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्लास 12 का बोर्ड में पूछता था क्वेश्चन, ठीक है, कि NF3 इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NF3 इज नेगेटिव while NCl3 इज पॉजिटिव, व्हाई, बोलोगे कि NCl3 में क्या है, NCl3 में चूंकि स्टेरिक क्राउडिंग है तो क्या अनस्टेबल है, तो खुद से बनना नहीं चाहेगा, आपको उसको बनाने के लिए क्या होगा, आपको एनर्जी को बाहर से देना पड़ेगा, बाहर से आपको देना पड़ेगा, तो ये आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो इससे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता था, ठीक। तो ये रहेगा आपका इससे, तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। तो पॉइंट नंबर 7 हम लोग क्लियर हो चुका है, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 को भी छोड़ देना, पॉइंट नंबर 8 में थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब यहाँ पे लिखा ठेसे नहीं है, तो पॉइंट नंबर 8 को हम लोग बाद में कवर करेंगे, पॉइंट 8 को भी छोड़ दो अभी। पॉइंट नंबर 9 भी छोड़ देना है, पॉइंट नंबर 9 भी छोड़ दो अभी, ठीक है। पॉइंट 10 में कुछ अपने काम का चीज है, लेविस स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइहैलाइड्स, इसको भी छोड़ दो, तो पॉइंट 10 छोड़ोगे, इवन पॉइंट 11 12 भी छोड़ दो अभी, ठीक है। ऐसे हम लोग आई थिंक 11 को करना अपने लिए आसान होगा, लेविस स्ट्रेंथ ना, तो 11 तो आप सोच सकते हो, 11 हो सकता है हम लोग से, 11 जो है उसको बता दिया यार आपको अभी के लिए। 11 में क्या बोलोगे आप कि लेविस स्ट्रेंथ ऑफ अमॉन्ग द फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स, यार फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो कौन सा अच्छा लेविस एसिड होगा, यानी कौन सा जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ध्यान देना, तो इसमें आपको सोचना होगा। तो लेविस एसिड स्ट्रेंथ का अगर हम बात कर रहे हैं, तो लेविस एसिड किसको बोलते हैं बच्चों लोग, उसको बोलते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इसको बोला गया है आपको लेविस एसिड, ठीक। तो जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का बात कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान देना यहाँ पे बात कर रहे हैं फास्फोरस का हाइलाइट का, तो पी में अगर एफ रहेगा तो एफ को पता है एफ ज्यादा अल्टरनेटिव होता है, एफ ज्यादा अल्टरनेटिव होता है, और फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी खाली होता है, क्या होता है, वैकेंट डी खाली है, तो इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में
आपका फॉस्फोरस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, वैकेंट में एक्सेप्ट करेगा। अब मानते हैं कि अगर क्लोरीन ब्रोमीन अगर हम लगाना चालू करते हैं फॉस्फोरस में, ठीक है, साथ में यहाँ पे वैकेंट डी हम दिखाते जा रहे हैं सारे में। यार जैसे जब हालाइट मूव करोगे ना, उसका जो अल्टरनेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है, अल्टरनेटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा अल्टरनेटिव होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही फॉस्फोरस डेंसिटी घटाएगा। फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन कब से एक्सेप्ट करेगा, जब उसका डेंसिटी लो होगा। तो आपको पता है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ज्यादा डेंसिटी खींचेगा, फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा तो क्या होगा, फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्रिएट। तो अब आपका जो इधर से इधर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन फॉस्फोरस, जब आप राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हो तो आपका डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप आयोडीन से फ्लोरीन बजा रहे हो तो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हालाइड्स का, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगा, फॉस्फोरस पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोएस्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो सबसे लोएस्ट किस पे होगा, इस पे लोएस्ट होगा डेंसिटी। यहाँ पे बाहर से लोन पे एक्सेप्ट करने के लिए बहुत रीडली अवेलेबल होगा, यानी बहुत इजीली ये बाहर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेने के लिए तैयार रहेगा। तो सबसे अच्छा लेविसिस्ट कौन होगा, तो लेविसिस्ट का बात करेंगे तो इसका ऑर्डर जो रहेगा सबसे अच्छा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। जिसको आप इस तरह से सोच सकते हो। ये हो गया पॉइंट नंबर 11 को आप सोच सकते हैं इस तरीके से। बात करें पॉइंट नंबर 12 का, पॉइंट नंबर 12 को बात करेंगे फिर बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल सेम हाईलाइट के बारे में बात किया जा रहा है। यार उसमें देखोगे तो बॉन्ड एंगल बात करें किसका, फॉस्फोरस का हाईलाइट का। तो फॉस्फोरस का हाईलाइट में बात करेंगे बॉन्ड एंगल का, तो ध्यान देना अगर हम थीटा का बात कर रहे हैं तो जैसे से आप देखोगे ध्यान से, आप लेफ्ट से राइट से लेफ्ट मूव करोगे तो क्या होगा, आपका सेंटर एटम सेम है, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। अगर सराउंडिंग एटम का अल्टरनेटिव इंक्रीज करता है तो क्लाउड क्या होता है, क्लाउड मूव करता है कहाँ पे, मूव करता है टुवर्ड्स सराउंडिंग एटम। तो सेंटर एटम के पास डेंसिटी डिक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो आपको आप पढ़ चुके हो कि अगर मान लेते हैं कोई ए एटम है और उसके अराउंड अगर सराउंडिंग एटम मान लेते हैं बी, मान लेते हैं कोई, तो अगर मान लेते हैं कि बी ज्यादा अल्टरनेटिव होगा तो क्लाउड यहाँ पुल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्सन क्या है, रिपल्सन कम हो गया। लेकिन उसी ए एटम पे अगर मान लो कोई सी एटम है और सी एटम लेस अल्टरनेटिव है तो उसमें क्लाउड क्या होता है, क्लाउड ऊपर चला जाता है। क्लाउड ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर रिपल्सन क्या हो, रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। तो थीटा इसमें, थीटा में देखो तो थीटा ए ज्यादा हो जाएगा, यानी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। कौन सा, सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम का अल्टरनेटिव अगर बढ़ाओगे तो थीटा क्या होगा, थीटा डिक्रीज करेगा, थीटा डिक्रीज करेगा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके विषय से बात करते हैं। तो जैसे आप मूव करोगे पी आई 3 से PF3 तक, तो आपका अल्टरनेटिव बढ़ रहा है, अल्टरनेटिव बढ़ेगा तो क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा, घटेगा। तो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट नंबर आपका 12 होगा, ये पॉइंट नंबर आपका 12 होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। इसको एक्सप्लेन करने का एक और तरीका आप सोच सकते हो, ठीक है। एक और तरीका क्या है, एक और तरीका से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे से आप एफ से आई की तरफ मूव करोगे, साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, किसका, हाइड्रोजन का। साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन से बचने के लिए, स्टेरिक रिपल्सन से बचने के लिए, ठीक है, उसका एंगल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब पॉइंट ये है कि जैसे से आप एफ से आई में मूव कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए समटाइम क्या होता है, मान लो ए है और यहाँ पे कोई बी एटम है, तो मान लेते हैं कि बी का साइज छोटा है और ए से अगर सी को जोड़ लें, या मान लेते ए से डी जुड़ा हो, डी कोई डिफरेंट एटम है, साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा रहेगा तो क्या हो, रिपल्सन से बचने के लिए ये क्या हो, अपना एंगल को बढ़ाएगा, अपने एंगल को, थीटा को इंक्रीज करेगा। तो आपको इस फैक्टर को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, इस फैक्टर को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे आप मूव कर रहे हो तो आपका अल्टरनेटिव तो बढ़ रहा है, ये तो सपोर्ट करेगा करेगा, प्लस आपका जो आपका साइज है, साइज भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, किसका, सराउंडिंग एटम का।
साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, थीटा के डिक्रीज में सपोर्ट करेगा। तो दोनों फैक्टर के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हम लोग का ग्रुप 15 का टेबल्स के बारे में। मतलब ग्रुप 15 का बेसिकली हम लोग रीजनिंग खत्म कर लिए। ठीक है, और ध्यान देना आपके एनसीईआरटी में से ग्रुप 15 का टेबल भी साथ साथ हम लोग खत्म करते चलते हैं। ध्यान देना, तो आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का जो टेबल एनसीईआरटी मेंशन किया उसको मैंने शेयर कर दिया है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टेबल को ही स्टडी करना है, आपको थ्योरी को नहीं पढ़ना है, टेबल्स में आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो एलिमेंट जो अपने पास क्या क्या था बच्चा लोग, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एसबी है और बिस्मथ है। ठीक है, इसमें लोग बात कर चुके हैं। बात करते हैं अनाइजेशन थैलेपी पे। अनाइजेशन थैलेपी देखोगे तो नाइट्रोजन से जब भी मूव कर रहा हो टुवर्ड्स कहाँ पे, बिस्मथ तक में, देखो अनाइजेशन के ट्रेंड में नीचे घटना चाहिए, यहाँ से घटा है, घटा है, घटा है, घटा है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी आपको फर्स्ट अनाइजेशन थैलेपी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप में डिक्रीज होना चाहिए था तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना। और बात करते हो सेकेंड अनाइजेशन थैलेपी में, ग्रुप 15 के सेकेंड अनाइजेशन थैलेपी को तुम देखो, वो भी घटना चाहिए, वो भी आपका नीचे क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो सेकेंड मेरा फोकस है सेकेंड अनाइजेशन थैलेपी, तो सेकेंड अनाइजेशन थैलेपी में तुम फोकस करेगा तो ध्यान देना ये वैल्यू से दिख रहा है आपको, यहाँ से घटा है, फिर घटा है, फिर घटा है, लेकिन देखो यहाँ पे बढ़ गया। यानी जो सेकेंड अनाइजेशन थैलेपी है वो बिस्मथ का जो वैल्यू है वो आपका एसबी से बड़ा हो जाएगा। यानी इसको इसका पोजिशनिंग करना हो तो हम यहाँ करेंगे। तो सेकेंड अनाइजेशन थैलेपी में एक्सेप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक, हम बात करें थर्ड अनाइजेशन थैलेपी, चलो हम बात करें थर्ड अनाइजेशन थैलेपी। थर्ड में ध्यान देना, थर्ड में घटा है, बस लास्ट वाले में क्या है, ये वाला पॉइंट हल्का सा बड़ा हो गया है, तो ये भी क्या होगा, ये वैल्यू भी आपके एंटीमोनी यानी एसबी से आगे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना आपको। तो अनाइजेशन थैलेपी में फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, जनरली आपसे फर्स्ट ही पूछा जाता है, जनरली आपसे फर्स्ट ही पूछा जाता है। अगर से बोलेगा अनाइजेशन थैलेपी तो आपको फर्स्ट ही मान के चलना है। तो फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में अपना जो काम का अचीव है उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इनकेस कभी सेकंड का बात करेगा, सेकंड और थर्ड में, तो सेकंड थर्ड में एक्सेप्शन कहाँ बस दिख रहा है आपको, तो सेकंड थर्ड में एक्सेप्शन बस यहाँ दिख रहा है। ठीक है, यानी बिस्मथ और एंटीमोनी में, यानी बिस्मथ के वैल्यूज को एंटीमोनी से आगे कर देना। ठीक है, इतना ध्यान देना आप। बात करते हुए चलो नेक्स्ट पैरामीटर क्या, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो नेक्स्ट पैरामीटर क्या अपने पास है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान देना, जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो नीचे घटना चाहिए था, तो देखो नीचे घट रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट एंटीमोनी और बेसमेंट कांस्टेंट है, उसको आप डिक्रीज मान सकते हो, उसको आप डिक्रीज मान सकते हो। ठीक है, बाकी रहा आपका रेडियस के बारे में बात करना होगा। तो रेडियस जो बात करोगे यार, रेडियस ठीक है, रेडियस नीचे बढ़ना चाहिए था, देखो नीचे बढ़ा है, विदाउट एनी एक्सेप्शन इंक्रीज कर रहा है। तो चाहे कोई भी रेडियस हो, चाहे कोई भी रेडियस हो, वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बात करोगे मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस होता है, आपको पता है नाइट्रोजन गैस होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत लो होगा। फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस होता है तो नाइट्रोजन एन2 के फॉर्म में होता है गैस, फॉस्फोरस सॉलिड होता है P4 के फॉर्म में, P4 आप पढ़ोगे, फॉस्फोर P4 के फॉर्म में होता है। ठीक है, P4 भी कैसा होता है, तो आपका फॉस्फोरस का टाइप होता है रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस। यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस लिया हुआ है, देखो डी लिखा हुआ है ना, डी का मतलब को व्हाइट फॉस्फोरस लिया हुआ है। तो व्हाइट फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, P4 मॉलिक्यूल होता है, तो उसको लिया गया है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि आर्सेनिक क्या होता है, थोड़ा सा मेटलॉइड में मेटल में चला जाता है। ठीक है, तो इससे थोड़ा वहाँ पे बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो इसलिए देखो बढ़ गया है, काफी ज्यादा इंक्रीज किया है। एसबी में भी क्या इंक्रीज किया है, और बिस्मथ भी क्या इंक्रीज किया, तो तीनों को मेटल मानोगे, तीनों को मेटल मानोगे। सिंपल सा बात है ना। नाइट्रोजन के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो नाइट्रोजन गैस था, फॉस्फोरस क्या हो गया, P4 मॉलिक्यूल सॉलिड के फॉर्म में होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, बाकी आर्सेनिक से लेके बिस्मथ तक मेटल, इसको आप मेटल की तरह मानोगे, ये सब मेटल होता है। तो मेटल में हम लोग पढ़े क्या है, मेटल से कौन सा बॉन्डिंग होता है बच्चे लोग, मेटालिक बॉन्डिंग, आप लोग को डी ब्लॉक में पढ़ाया था, इसमें मेटालिक बॉन्डिंग होता है। कौन सा होता है, मेटालिक बॉन्डिंग होता है। और मेटालिक बॉन्डिंग जो होता है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब आर्सेनिक से लेके बिस्मथ तक में इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। इसे देखना, आर्सेनिक का मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा, इसलिए इसका क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हाई है। ठीक है, फिर वहां पे यहाँ पे इसका घटा, थोड़ा घटा। ठीक है, इसको इस तरह से आप सोच के याद कर सकते हैं।
बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट यार चूंकि नाइट्रोजन गैस है तो इजीली बॉयल हो जाएगा, ठीक है। फॉस्फोरस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, P4 का है, तो हल्का सा मतलब बढ़ा। बस से नाइट्रोजन से देखो, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जंप है, आर्सेनिक में फर्दर जंप है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट एक चीज और ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट में चूंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का बात करते हैं, तो जो भी एटम्स का उसका वेट भी मैटर करेगा। तो देखो ध्यान से यहाँ तक में तो यहाँ पे इसको अभी के लिए आप इसको बस याद कर लेना कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर इंक्रीज क्या है, एक्सेप्ट क्या है, बिस्मथ का जो वैल्यू है वो एंटीमोनी से पीछे रहेगा। बस ये पॉइंट यहाँ यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इसको आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक। चलिए बात करता हूँ डेंसिटी का। तो डेंसिटी जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो डेंसिटी यहाँ पे ऐसा आपको लिखा हुआ है। तो डेंसिटी देखोगे डाउन द रूप में क्या हो रहा है, विदाउट एनी एक्सेप्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये चीज आप ध्यान देना, ये चीज आप ध्यान देना, ठीक। ये रहेगा अबाउट एलिमेंट का प्रॉपर्टी, उसका वेरिएशन जैसे से आप मूव करते हो डाउन द रूप कैसे हो क्या होगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो ग्रुप फिटनिंग का जो टेबल्स है उसमें को हाइड्राइड्स के बारे में जानना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो ध्यान देना। जब हम बात करते हैं हाइड्राइड्स का, तो हाइड्राइड्स कौन कौन होता है आपके पास, तो हाइड्राइड्स आपके पास होता है NH3, PH3 है, आर्सेनिक H3 है, एंटीमोनी हाइड्राइड्स है, बिस्मथ हाइड्राइड है। तो यार इनका मेल्टिंग पहला बात करेंगे, देखो बॉन्ड एंगल का, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग इसको बना चुके हैं, तो बता चुके हैं कि बॉन्ड एंगल जो होता है नीचे घटता है, नीचे घटता है। तो चलो घट भी रहा है, देखो घट रहा है। और हम बोले भी थे ना कि जो नीचे वैल्यू होता है 90 के आसपास होता है, तो देखो यहाँ पे PH3 का वैल्यू कितना है, 93 के आसपास है, 91.8 के आसपास है, 91.3 के आसपास है। तो देखोगे अमोनिया के बाद जंप बहुत रैपिडली डिक्रीज किया था, ठीक है। उसको हम लास्ट क्लास में बताया था, ड्रैगो रूल, उसे एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। और इसके बोर्ड्स में क्या बोले थे कि नीचे आने से क्या हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल एटम का अल्टरनेटिव क्या हो रहा है, घट रहा है। सेंट्रल एटम का अल्टरनेटिविटी क्या हो रहा है, घट रहा था, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज करेगा। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक। बात करते हैं बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी का। तो आपको पता है जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड क्या होगा, वीकर होगा, यानी बॉन्ड थोड़ा आसान होगा। तो देखो डाटा सबको दिख रहा होगा, बॉन्ड इजीली टूटेगा, ठीक है, डेटा दिया हुआ आपके पास है। बात करें बॉन्ड डिस्टेंस का, तो बॉन्ड डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है। यार अब नीचे बढ़ो तो अगर एटम का साइज लार्ज होते चला जाएगा तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करते चलेगा। तो बॉन्ड आपका इंक्रीज करते जा रहा है, बॉन्ड लेंथ आपका इंक्रीज करते चला जा रहा है, ठीक। बात करते हैं फॉर्मेशन वैल्यूज, यानी किसको फॉर्म करना आसान है। तो ध्यान ना, जिस जिस जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा इजीली बनेगा, यानी उसका फॉर्मेशन फेवर्ड होगा। तो आपको पता है ना कि जैसे से नीचे जाओगे तो आपका बॉन्ड वीकर बन रहा है, तो वीक बॉन्ड कहीं बनना चाहता है क्या, नहीं, वीक बॉन्ड कहीं बनना नहीं चाहता है। तो देखो देखो ध्यान से यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन नेगेटिव है, यानी अमोनिया जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। उसके अलावा बाकी को भी हाइड्राइड्स देखो तो एनर्जी उसका पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि इनका फॉर्मेशन फेवर्ड नहीं है, इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ये बनना में मतलब ये फॉर्मेशन वैल्यू के हिसाब से आपको एनर्जी देना पड़ेगा तब बनेगा, ठीक है। और ये वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, किसके लिए, बिस्मथ के लिए, और हाई हो गया क्योंकि बिस्मथ का बॉन्ड क्या वीकर है, तो बनना नहीं चाहता है। तो ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता आपसे कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक व्हाइल अदर हाइड्राइड्स फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक, व्हाई। तो बोलोगे क्योंकि बाकी लोग का बॉन्ड क्या वीक है, तो उसको बनाना क्या डिफिकल्ट है, तो आपको एनर्जी, नेट एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा, नेट एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो ये होगा आपका डेल्टा एच फॉर्मेशन। लास्ट मेरे को 2 पॉइंट इसमें डिस्कस करना है, क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान देना, तो पहले डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान देना, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिवाइड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे, डिपेंड किस पे करता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका डिपेंड करता है चलो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे। तो ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे, और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में 2 फैक्टर होता है। एक तो फैक्टर होता है मास पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, और मास सिमिलर होगा तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो मास का फैक्टर क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है, क्या होता है, ये डोमिनेट करता है। मास का फैक्टर क्या होता है, डोमिनेट्स करेगा, ठीक। तो मास का फैक्टर डोमिनेट करने वाला आपको है।
कभी कभी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, एक और फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर होता है, ध्यान देना। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है, इसके कारण क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी में चेंजेस होगा। ठीक है, ये भी क्या होता है, ये भी डोमिनेट करता है अपने हिसाब से, ये भी डोमिनेट करता है। और ये जो है मास के फैक्टर से देखोगे तो मास के फैक्टर से ज्यादा बड़ा फैक्टर ये होता है। ठीक है, तो मास के फैक्टर से क्या होगा, ज्यादा बड़ा फैक्टर इसका होगा। ठीक, अब ध्यान देना, जब बात करते हैं तो मास के फैक्टर के बेसिस पे बात करते हो ना, तो सबसे आगे किसको होना चाहिए था, BI3 को होना चाहिए था सबसे आगे। फिर क्या होना चाहिए था, SbH3 को होना चाहिए था। ठीक है, फिर आर्सेनिक हाइड्राइड होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, BH3 होना चाहिए, सबसे कम किसको होना चाहिए था, अमोनिया को होना चाहिए था। ये ऑर्डर होना चाहिए था मास के बेसिस पे, मास, ऑन द बेसिस ऑफ मास। लेकिन आपको पता है कि अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया में H बॉन्डिंग होता है, अमोनिया में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो इसके कारण क्या होगा, आपका जो ऑर्डर एक्सपेक्टेड है वो थोड़ा डिफर करेगा, डिफर क्या करेगा, तो चेक करते हैं। अब डाटा जब चेक करोगे तो ध्यान देना, अब डाटा चेक करो, तो डाटा में देखोगे अमोनिया कितना आ गया हुआ है, तो ध्यान देना, आपको देखोगे तो अमोनिया का जो वैल्यू है, देखो यहाँ पर अमोनिया 2 का वैल्यू इतना है, इन सबसे देखो अमोनिया का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, तो अमोनिया का वैल्यू आर्सेनिक से आगे चला जाएगा, यानी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अमोनिया का जंप के बिहाइंड रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया का जंप सबसे आगे नहीं होता है, मतलब आर्सेनिक से आगे चला जाएगा। तो इसका जो एक्चुअल ऑर्डर होगा, उसमें आप देखोगे तो अमोनिया का वैल्यू किसके आगे हम लिख सकते हैं, इसका देखो ध्यान देना। तो अमोनिया को यहाँ से उठा के अमोनिया कहाँ लिखोगे, तो अमोनिया लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, अमोनिया का वैल्यू यहाँ होगा, यानी ये आपका ऑर्डर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अमोनिया का जंप के पीछे रीजन क्या दोगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बाकी देखो, बाकी मास के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा, बाकी मास के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, बाकी को आप मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं, चलो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पे। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर में क्या देखना आपको, मेल्टिंग पॉइंट में सेम ही तरीके से सोच सकते हो आप। तो मेल्टिंग पॉइंट में बात कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में भी होना चाहिए था मास के बेसिस पे, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सबसे आगे होना चाहिए था बिस्मथ को, फिर होना चाहिए था SB को, फिर होना चाहिए था आर्सेनिक को, फिर होना चाहिए था BH3, और सबसे पीछे होना चाहिए था अमोनिया। इनको पता है, अमोनिया में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो ऑर्डर कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। देखो डाटा, डाटा पर बात करते हो आप लोग, तो डाटा चेक कर लेते हैं हम लोग। देखोगे अमोनिया का वैल्यू 195.2 है, तो ये वैल्यू देखोगे, वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ से जम करके यहाँ पहुंच जाएगा, यानी SB से आगे चला जाएगा, SB से आगे चला जाएगा, SB से आगे चला जाएगा। देखो बिस्मथ का वैल्यू मेरे पास डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, ध्यान देना बिस्मथ का वैल्यू कितना हो सकता है उसको ध्यान देना। तो आपके पास फॉस्फोरस का वैल्यू कितना है, 140 के आसपास है। आर्सेनिक का वैल्यू कितना है, 156, यानी कितने का जंप हुआ ऑलमोस्ट 16 का। आर्सेनिक से जब SU में जंप करोगे तो जंप होगा ऑलमोस्ट कितना, 30 का। तो इसी ट्रेंड को लेंगे तो इसका अगर यहाँ पे भी 30 का जंप मानते हैं, तो बिस्मथ का वैल्यू कितना हो चाहिए, बिस्मथ वैल्यू होना चाहिए 215। ऑलमोस्ट उसी डाटा को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 215 के रेंज में कम से कम होना चाहिए बिस्मथ का वैल्यू। और अमोनिया का वैल्यू कितना है, 195, यानी अमोनिया का जो वैल्यू होगा वो बिस्मथ से पीछे होना चाहिए, इतना हम सोच सकते हैं। यानी एंटीमोनी से आगे होगा लेकिन बिस्मथ से पीछे होना चाहिए, तो इसको हम ऐसा सोच सकते हैं। तो इस पर सोच के डाटा को देखोगे तो आपको जो अमोनिया का प्लेसमेंट कहाँ करना आपको, तो ये जो अमोनिया है वो प्लेसमेंट यहाँ लेगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट पर ऑर्डर देखें तो ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। ठीक, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा इस टेबल के बारे में सारे इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ, यानी हाइड्राइड्स का ग्रुप 15 के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ये लोग इसको ऑलरेडी हम लोग पहले कवर कर चुके हैं कि ऑक्साइड नाइट्रोजन कैसे बनता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है,
तो ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है। इसके बाद इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं इस पार्ट को भी। ठीक है, इसके साथ आपका एक ग्रुप फिल्टरिंग का जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो आपके सामने मैं दे चुका हूँ। ठीक है।